हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और फिर एक क्रमबद्धता के माध्यम से कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना है उस पर फोकस किया। इसी क्रम में अब हम सोशियोलॉजी को निशुल्क रूप से आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हमारा 34वां लेक्चर है जिसमें दूसरी यूनिट को हम सोशियोलॉजी की पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल सिलेबस पे आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी मैं पढ़ाना शुरू करता हूं तो 30 सेकेंड 1 मिनट पहले मैं खराब करता हूं। आपको बार बार ये बात कहता हूं कि आपको सिलेबस याद कर लेना है, सिलेबस याद कर लेना है। कोई भी स्टूडेंट जो कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है उस सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लेना, उस पर एक पकड़ बना लेना। क्योंकि आजकल ये जो व्यापारवादी युग है या जो बाजारवादी व्यवस्था है, इसमें हर एक व्यक्ति कुछ भी कंटेंट बेचने के लिए या आपको किसी न किसी तरीके से सर्व करने के लिए बैठा हुआ है। आपको एक समझ विकसित करनी होगी कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है। सोशल मीडिया भरे पड़े हैं बहुत सारे प्रकार के नोट्स, बहुत सारे प्रकार की अलग अलग कंटेंट से, लेकिन आपको छांटना होगा। आपको अपने लिए जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे अच्छा है, जो आपको पसंद आता है, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि वो रिलेवेंट हो, वो आपके लिए उपयोगी हो, ऐसे कंटेंट को ही पढ़ना है। कुछ तो भी पढ़ने से बचिएगा क्योंकि बहुत सारा कंटेंट लाखों की मात्रा में अवेलेबल है, उससे हमें दूर रहना है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं महिलाओं के प्रति अपराध और घरेलू हिंसा। ये एक सिलेबस का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सीधा प्रश्न देखने को मिल सकता है यहां से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं क्या होता है अपराध। पहले मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अपराध शब्द का क्या अर्थ होता है। अपराध शब्द का पहले हमने अर्थ बताया था कानून के परिप्रेक्ष्य में, कानून के कंटेक्स्ट में, परिप्रेक्ष्य में हमने ये बात की थी कि कोई भी ऐसा कार्य, क्या होता है अपराध, कोई भी ऐसा कार्य या कृत्य जो कि किसी कानून का, जो कि किसी कानून का उल्लंघन करता है, कानून का उल्लंघन करता है, उसे हम अपराध कहते हैं। उसे अपराध शब्द से डिनोट कर दिया जाता है। लेकिन हमें अब क्योंकि हम मूल विषय ही अपराध पर आ चुके हैं तो समाज शास्त्रीय टर्म में या समाज शास्त्र की परिभाषा में इसे एक बार और समझना है। आप लोग इस बात को थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से सोचिए कि समाज में केवल कानून ही नहीं होते हैं, समाज में परंपराएं भी होती हैं, समाज में बहुत सारी परंपराएं होती हैं, साथ में मनुष्य का धर्म होता है, अनेक संस्थाएं होती हैं, अनेक नियम होते हैं और ये सब मिलकर के समाज में व्यवस्था बनाने का काम करते हैं। तो अगर मुझे सीधे तौर पर कहना हो तो ऐसा कोई भी कार्य जो सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध होता है वहां अपराध कहलाता है। बहुत कॉमन शब्दों में, बहुत अच्छे शब्दों में लिखने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी ऐसा कार्य जो समाज की व्यवस्था के विरुद्ध है, समाज की व्यवस्था के विरुद्ध है, वह अपराध है, ऐसा कहा जा सकता है। और ज्यादा अच्छे से कहना है तो कोई भी ऐसा कार्य जो समाज में व्याप्त या प्रचलित कानूनों, नियमों, आचरण, व्यवहार की व्यवस्था के विरुद्ध होता है, उसे हम अपराध कहते हैं। आपको इस तरीके से अपने दिमाग को, मस्तिष्क को तैयार करना है। चलिए मूल बिंदु पर आते हैं। आपको टॉपिक दिया हुआ है महिलाओं के प्रति अपराध। महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसे समाज शास्त्र में 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। सबसे पहले आपराधिक हिंसा के रूप में। आपराधिक हिंसा क्या होती है? आपराधिक हिंसा ये जो शब्द है इसमें इसका अर्थ होता है किसी शारीरिक बल का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति के साथ अपराध करना। जैसे बलात्कार शारीरिक बल के साथ होता है, अपहरण शारीरिक बल के साथ होता है। तो जब मनुष्य शारीरिक बल का प्रयोग करते हुए अपराध करता है तो उसे आपराधिक हिंसा कहते हैं, या दूसरा पक्ष महिला होना चाहिए, ये जरूरी है। अगला टाइप से इसे डिनोट किया जा सकता है घरेलू हिंसा।
जब संबंधों की आड़ में, जब संबंधों को दिखाकर या संबंधों को ताक पर रख करके कोई अपराध किया जाता है तो वो घरेलू हिंसा कहलाती है। दहेज संबंधित मृत्यु या इसी के जैसे जो दुर्व्यवहार हैं वो सब भी इसी के अंदर शामिल किए जाते हैं। तीसरे प्रकार का जो अपराध है उसे आप समझिए सामाजिक हिंसा, अर्थात समाज में जो व्यवस्था है या नियम है या परंपरा है उनके आधार पर जब कोई अपराध किया जाता है या उनकी आड़ में कोई अपराध किया जाता है। जैसे पूरे समाज में एक व्यवस्था बनी हुई थी आज से 50 साल 100 साल पहले, पुत्र की चाह सब लोगों को थी और उसकी आड़ में जब कोई गलत कार्य किया जाता था तो उसे हम सामाजिक अपराध कहते थे। महिलाओं की और भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करना, दहेज के लिए परेशान करना। अब हमारी समाज में दहेज जो है वो सर्व स्वीकार्य एक तथ्य है जो सबने लेना है, सबने देना है, सबको चाहिए। लेकिन उसके आड़ में अगर किसी व्यक्ति को मजबूर किया जाए तो 3 प्रकार के अपराध होते थे। शारीरिक बल का प्रयोग करके किए जाने वाले अपराध, संबंधों के आड़ में किए जाने वाले अपराध और सामाजिक नियमों या विधान या परंपराओं के आड़ में किए जाने वाले अपराध। अर्थात इस प्रकार 3 भागों में बांटे जा सकते हैं अपराधों को। आपराधिक हिंसा के रूप में, दूसरा हम बांट सकते हैं घरेलू हिंसा के रूप में और तीसरा हम बांट सकते हैं सामाजिक हिंसा के रूप में। खैर आपकी एग्जाम में इस पॉइंट से सीधा प्रश्न देखने को मिल सकता है और वो सीधा प्रश्न आ सकता है इस रूप में कि महिलाओं के प्रति जो अपराध है, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए हर एक स्टूडेंट को 10-15 अपराध क्रम से लाइन से उसके दिमाग में ये बात सेव होनी चाहिए कि कौन कौन से अपराध महिलाओं के विरुद्ध होते हैं। अब ये कैसे याद किया जाए तो चलिए हम लोग याद कर लेते हैं कि महिलाओं के प्रति कौन से अपराध होते हैं। देखिए अब इसे जन्म से शुरू करते हैं। जब भी कोई बच्ची, कोई लड़की, कोई महिला पेट के गर्भ में होती है तो जब वो गर्भ में होती है तो उसके साथ कौन सा अपराध हो सकता है। जब वो गर्भ में होती है तो कन्या भ्रूण हत्या नाम से एक अपराध हो सकता है या उसको गर्भ में ही मार दिया जाए ऐसा एक अपराध हो सकता है। मान लीजिए कि उसकी हत्या नहीं हुई और वो जन्म ले चुकी है। जब वो जन्म ले लेती है तो लड़के के साथ और लड़की के, मतलब लड़के और लड़की के बीच में बहुत सारे प्रकार के भेदभाव किए जाते हैं। आपने यहां तक देखा होगा कि लड़के को घी से चुपड़ी हुई रोटी देना और लड़की को बिना चुपड़ी हुई रोटी देना, लड़की को सस्ते स्कूल या सरकारी स्कूल में भेजना और लड़के को कॉन्वेंट स्कूल में भेजना, लड़के के लिए कुछ खाना बचा करके स्पेशल रखना, उसकी परवरिश के लिए ज्यादा उपयोगी हो इसलिए उसको देना। ऐसे सभी प्रकार के कार्य जो हैं वो लैंगिक भेदभाव को दर्शाते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, उसमें सब कुछ आ सकता है। तो देखो सबसे पहले तो एक लड़की गर्भ में थी तो कन्या भ्रूण हत्या हो गई। मान लो लड़की ने जन्म ले लिया तो उसके साथ फिर खूब सारा आपने दुर्व्यवहार किया, बहुत सारा भेदभाव किया, उसे हमने लैंगिक भेदभाव कह दिया। अब लड़की 12-15 साल की हो गई है, सुंदर लड़की है। ये लड़की जब बाजार जाती है तो इसके साथ कुछ मन चले क्या करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, टीयरिंग करते हैं। तो ये भी इसके साथ एक अपराध है। तीसरी स्टेप है अपराध की। चलते जाइए अब थोड़ी, जब यहाँ लड़की 15 साल की हो गई, उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। बेड टच भी इसी का उदाहरण है। बेड टच भी एक प्रकार का छेड़छाड़ है, पीछा करना भी एक प्रकार का छेड़छाड़ है, सब कुछ उसी के अंतर्गत आएगा। मान लीजिए कि किसी मनचले को उससे प्यार हो गया है लेकिन वो लड़की इस प्रकार की नहीं है, वो उस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहती, तो अब वो जानबूझ करके उससे पाने की कोशिश करेगा और वो किसी भी हद पर तक जा सकता है। इवन अगर वो उसे ना मिली तो वो बोलेगा कि अगर तू मेरी ना हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। इस प्रकार के सड़े हुए कोटेशन या सेंटेंस बोलकर एसिड अटैक कर दिया जाता है। ये भी उसके साथ होने वाला एक प्रकार का अपराध है। स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूं ताकि हर एक स्टूडेंट, मेरा जो स्टूडेंट है वो एग्जाम में ज्यादा बिना सोचे फटाफट इनके आंसर कर सके, फटाफट इनको याद कर सके। मान लीजिए कि इस लड़की को भी प्यार हो गया। अभी हमने एक स्टेप में देखा कि लड़की को प्यार नहीं हुआ है तो मनचले ने उस पर एसिड अटैक कर दिया। मान लो लड़की को भी प्यार हो गया और ये दोनों अलग अलग जाति या अलग अलग धर्म के लोग हैं और ये दोनों ने एक साथ भाग करके शादी कर ली। अब उनके घर वाले उनकी हत्या कर देंगे, जिसे हम ऑनर किलिंग कहते हैं। ऑनर किलिंग या सम्मान हत्या भी हमारे समाज में प्रचलन में है। मान लीजिए कि ये लड़की शादी करके वहां चली गई या शादी नहीं की तो उसके साथ एक और घटना हो सकती है जिसे हमने बलात्कार नाम दिया। बलात्कार भी हो सकता है, हम देख ही रहे हैं। मान लीजिए कि ये सब उस लड़की के साथ नहीं भी हुआ, ये सब उसके साथ कुछ नहीं हुआ, तो क्या हो सकता है?
तो हो सकता है कि उसकी अच्छे से घर वाले किसी लड़के को ढूंढ करके शादी कर दें, लेकिन अब वो शादी में लड़का मांग सकता है दहेज। तो अगली समस्या आती है लड़की के लिए दहेज की समस्या। मान लीजिए कि दहेज की समस्या भी नहीं रही, ये अभी तक सारी समस्याओं से दूर रही है, तो अब और कौन सी समस्या हो सकती है? हो सकता है कि इसका पति दारूडा हो सकता है इसका पति किसी समस्या से परेशान हो या किसी और प्रकार के व्यक्तित्व को धारण करता हो जिससे घर में उसकी पिटाई कुटाई हो जाए, तो घरेलू हिंसा भी हो सकती है। और ये सबके साथ अगर गलती से फिर भी कुछ ना हुआ और पति की मृत्यु हो गई अचानक या किसी कारण से या कैसे भी, तो उस लड़की को किसी और पर सहारा लेना पड़ेगा या ऐसे किसी कार्य को करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ एक समस्या के रूप में लिख रखा है वेश्यावृत्ति। ऐसे क्रम से आपको ये समस्याएं याद करनी है, बहुत अच्छे से इन समस्याओं पर फोकस कीजिएगा। वैसे समस्याओं का कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समस्याओं के जो अनेक कारण रहे हैं उसमें एक विशेष कारण महिलाओं का स्वयं के प्रति जागरूक या स्वयं के अधिकारों के प्रति जागरूक ना होना रहा। आज की समाज में जैसे जैसे महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती जा रही हैं, उनको अधिकार अपने आप मिलते जा रहे हैं। ये स्वतः मिलने वाली क्रिया के रूप में देखने को आता है या दिखाई देता है। आजकल आपको किसी भी चौराहे पर कोई भी लड़की वही व्यवहार करते हुए नजर आती है जैसा कोई लड़का करता है। अब आप मेरे इशारों को समझ रहे होंगे कि मैं किस प्रकार के व्यवहार की बात कर रहा हूं। चलिए अब हम एक एक करके ये जो अपराध हमने देखे हैं, इनमें से कुछ अपराधों को थोड़ी सी डिटेल में केवल परिभाषा और उसके कारण तक की बातों को करते हुए एक एक अपराध को पढ़ लेते हैं, और फिर अंत में घरेलू हिंसा जो हमारा मूल बिंदु रहेगा उस पर हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। घरेलू हिंसा पर हम थोड़ा आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। पहले हम इन सब में से जो अपराध है उनकी परिभाषाएं या उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। सबसे पहला अपराध है रेप या बलात्कार। भारतीय जो कानून है उसमें आईपीसी एक महत्वपूर्ण कानून है, और उस आईपीसी की धारा 376 के अनुसार बलात्कार क्या होता है? जब कोई पुरुष किसी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध या बिना सहमति या मृत्यु का भय दिखाकर संभोग करता है तो वह बलात्कार कहलाता है। सीधे सीधे कहा जा रहा है कि महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे मृत्यु का डर दिखाकर या फिर उसकी असहमति या उसकी सहमति के बिना जब उससे शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे बलात्कार कहा जाता है। याद रखना, बलात्कार की बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन है। किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध या उसे मृत्यु का भय दिखाकर या उसकी सहमति के बिना जब उससे शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, शारीरिक रूप से उसके शरीर का दोहन या शोषण किया जाता है, तो उसे बलात्कार कहा जाता है। ये याद रखिएगा। बलात्कार की डेफिनेशन हमने देख ली, ऐसे ही बाकी के अपराधों के बारे में भी बात करते हैं। अगला अपराध है डाउरी या दहेज प्रथा। क्या होता है भैया डाउरी या दहेज प्रथा? सामान्यतः दहेज उस धन या संपत्ति को कहा जाता है जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है या कन्या पक्ष द्वारा कन्या को ही दिया जाता है ताकि वो अपने ससुराल में सुख के साथ जीवन को जी सके। फेयर चाइल्ड नाम के जो सोशियोलॉजिस्ट है वो इसकी एक डेफिनेशन देते हैं, उनकी परिभाषा पर बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि दहेज वह धन है, दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। बहुत अच्छी परिभाषा इन्होंने कही कि वह धन या संपत्ति जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य संबंधियों द्वारा दी जाती है वह सब दहेज कहलाती है। वेंसबेस्टर्स भी इसकी एक परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं दहेज वह संपत्ति है जो एक स्त्री विवाह के समय पति के लिए लाती है या पति के लिए लाती है, पति के घर वालों के लिए लाती है, अपने खुद के लिए लाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दहेज। भारत में प्रतिदिन 33 तथा प्रतिवर्ष 5000 हत्याएं ऐसी होती हैं जो दहेज के कारण होती है। यह आंकड़ा सुनकर आपका दिल दहलना चाहिए, क्योंकि आज इतने विकसित समाज में भी अगर ऐसी परंपराएं, ऐसी चीजें चल रही हैं तो बहुत ही गलत है और बहुत ही समाज के लिए निंदनीय है। ये आंकड़ा याद रखिएगा, आपको लिखने में सरलता होगी। प्रतिदिन 33, आपके मुंह में 32 दांत होते हैं, लेकिन फिर भी 33 महिलाओं की मौत रोज और लगभग 5000 महिलाएं भारत में दहेज के कारण मार दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक समस्या कन्या भ्रूण हत्या है।
खैर भारत में अब कन्या भ्रूण हत्या का प्रचलन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक समस्या है। वैज्ञानिक प्रगति के चलते माता के गर्भ की जांच करके यह पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की, क्योंकि हमारी समाज पितृसत्तात्मक समाज के रूप में जानी जाती है। इसकी मूल विशेषताएं पितृसत्तात्मक रूप में बनाई गई हैं। इसकी संरचना या इसके स्वरूप को पितृ आधार पर निर्धारित किया गया है, इसलिए ये समस्या देखने को मिलती है। जब इस वैज्ञानिक विधि का दुरुपयोग करके भ्रूण में पल रही कन्या के गर्भपात करा दिया जाता है तो कन्या भ्रूण हत्या कहलाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप सब लोगों को याद रखना है। ऐसा एक एक पॉइंट आपको परिभाषिक रूप में याद रहे। आगे बढ़ते हैं। एसिड अटैक। एसिड अटैक क्या होता है भैया? महिलाओं को समाज में जिस व्यवहार और हिंसा का सामना करना पड़ता है उसका एक अमानक रूप एसिड अटैक भी है। एक एसिड अटैक ऐसा कोई कार्य है, वैसे तो एसिड अटैक की कोई परिभाषा नहीं है, उसके ऊपर एसिड डाल देना एसिड अटैक कहलाता है। एसिड अटैक को रोकने के लिए सरकार ने जस्टिस वर्मा समिति या जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति लागू की और उसकी सिफारिशें लागू की गई। आईपीसी की धारा 326A के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति एसिड से हमला करता है तो उसे 10 साल की कैद और 5,000 रुपए तक का जुर्माना उस पर लगाया जाता है। ये बहुत अच्छा प्रावधान जो सरकार द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक अपराध होता है वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन। वेश्यावृत्ति एक सामाजिक बुराई है जो समाज की शुरुआत से ही समाज में व्याप्त है या समाज की शुरुआत से समाज में बनी हुई है के रूप में अति प्राचीन काल से प्रचलित है। इसमें व्यक्ति का शारीरिक एवं नैतिक पतन हो जाता है। लाभ के लिए स्थापित यौन संबंधों को वेश्यावृत्ति कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा है। आधी लाइन में एक परिभाषा लिखी गई है, लाभ के लिए शारीरिक संबंध बनाना वेश्यावृत्ति कहलाता है। जब भी कोई महिला पैसे के लिए या अन्य लाभ के लिए शरीर से संबंध या शारीरिक संबंध बनाती है तो उसे कहते हैं, भले वो मजबूरी वश हो, वेश्यावृत्ति कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। इलियट और मोरिल नाम के जो समाजशास्त्री हैं वो क्या कहते हैं? वेश्यावृत्ति एक भेद रहित और धन के लिए स्थापित किया गया अवैध यौन संबंध है जिसमें भावनात्मक उदासीनता होती है। देखिए, वैसे तो शारीरिक संबंध भावनात्मकता के आधार पर बनाए जाते हैं, लेकिन इलियट और मोरिल कह रहे हैं कि भावनात्मकता से उदासीन जब कोई शारीरिक संबंध बनाया जाए या स्थापित किया जाए जिसका आधार धन की प्राप्ति या कोई विशेष उद्देश्य की पूर्ति हो तो फिर वो वेश्यावृत्ति कहलाता है। इलियट और मोरिल की परिभाषा आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक अपराध वर्तमान में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जिसे हम टीयरिंग या छेड़छाड़ कहते हैं। नारी के विरुद्ध अपराधों में छेड़छाड़ भी एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति है। महाविद्यालयों के परिसरों में, रेलों एवं बसों में, बाजारों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए परेशान किया जाता है जिसे हम छेड़छाड़ के नाम से जानते हैं। भारतीय दंड संहिता में यह प्रावधान है कि किया गया है कि कोई भी व्यक्ति महिलाओं के प्रति अश्लील इशारे करता है तो आप देख लीजिए छेड़छाड़ की पृष्ठभूमि में क्या क्या आता है। अश्लील इशारे करना, टिप्पणी करना, ये भी छेड़छाड़ में आता है। तो उसे अधिकतम सजा या अपराध के लिए मतलब उसे वो सजा मिलेगी जो 5 साल से कम की ना हो। हमारे कानूनों में ये प्रावधान कर दिया गया है। पीछा करना, हाथ लगाना, बैड टच या शरीर को छूना या घूर कर देखना, ये सब अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिए गए हैं। आईपीसी की धारा 354, 354 के अलग अलग ABCD ऐसे अलग अलग प्रावधानों में एक एक कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया और उसके लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है। याद रखिएगा, ये एक अपराध है। आगे बढ़ते हैं। ऑनर किलिंग या सम्मान हत्या। ऑनर किलिंग ये होता क्या है? ऑनर किलिंग ऐसे समझिए, जब भी कोई लड़का या लड़की प्रेम संबंधों के आधार पर अपने जाति या विवाह से संबंधित किसी नियम को तोड़ते हैं, जब लड़का या लड़की विवाह करने के लिए समाज द्वारा बनाए गए नियमों जैसे जाति के अंतर्गत विवाह करना, जैसे अपने ही धर्म के व्यक्ति से विवाह करना, इनमें से किसी एक नियम को तोड़ते हैं और उन कारणों से उनके घर वाले उनकी हत्या कर देते, तो इसे हम कहते हैं ऑनर किलिंग या सम्मान हत्या।
मानव अधिकार संस्था ह्यूमन राइट वॉच नाम की जो संस्था है उसके अनुसार सम्मान की रक्षा के लिए किए गए अपराध हिंसा के वे मामले हैं जिन्हें परिवार के पुरुष सदस्यों ने अपने परिवार की महिलाओं के विरुद्ध इसलिए अंजाम दिया क्योंकि उनके अनुसार उस महिला सदस्य ने किसी ऐसे कृत्य या समूचे परिवार की गरिमा या सम्मान को ठेस पहुंचाई। कुल मिला के ह्यूमन वॉच राइट संस्थान क्या कहना चाहता है कि जब कोई पुरुष अपने गरिमा या सम्मान के आधार पर किसी महिला की हत्या कर देता है और इस आधार पर कि उस महिला ने उसके परिवार या उसकी गरिमा या उसकी जो वैल्यू है, सम्मान है, उसको हानि पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है, कम किया है, इस आधार पर वो किसी की हत्या करे तो उसे हम कहेंगे ऑनर किलिंग। बहुत अच्छी परिभाषा है, याद रखिएगा। हमने एक एक करके महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सभी अपराधों को परिभाषिक रूप में पढ़ा। अभी हम घरेलू हिंसा को डीप में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपराध के विरुद्ध होने के कारण क्या है, ये अपराध होते क्यों है हमारी समाज में, हमारी समाज में महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है, पुरुषों के साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि भारतीय समाज पितृ प्रधान या पुरुष प्रधान समाज के रूप में जाना जाता है। पुरुष प्रधान समाज होना इसका एक कारण है। दूसरा कारण इसका है महिलाओं का अशिक्षित होना, क्योंकि महिलाओं को याद ही नहीं है कि कौन से अधिकार उनके हैं, कौन से नहीं है। शिक्षा भी इसका कारण है। महिलाओं के प्रति विद्वेष, कोई भी महिला, देखो इसे हम हिंदी में कहते हैं महिला या फीमेल बॉस की समस्या। कोई भी पुरुष फीमेल बॉस को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो फीमेल बॉस की समस्या जो है वो हमारे डीएनए में आई हुई है, क्योंकि एक कालक्रम से 50 सालों से 5000 सालों से पुरुष प्रधानता रही है। इस कारण से महिला बॉस को स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए जब कोई महिला किसी उच्च पद पर चली जाती है और पुरुष उसके निम्न पद पर काम करता है तो विद्वेष की भावना जन्म लेती है। सामाजिक कुप्रथाएं, ये भी एक समस्या है। समाज ने स्वयं अपने लिए ऐसी कुप्रथाएं बना रखी हैं। खैर वो समय समय पर भले ही से अच्छे कार्यों के लिए बनाई गई थी, जैसे पर्दा प्रथा का मैं बार बार उदाहरण देता हूं, जैसे मैं सती प्रथा का उदाहरण देता हूं। एक कोई ऐसा दो रहा होगा जब महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुरुषों ने पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसे प्रावधान बनाए होंगे, लेकिन क्योंकि आज समाज में उपयोगी नहीं है इसलिए वो कुप्रथाओं के रूप में जाने जाते हैं। तो सामाजिक कुप्रथाएं भी महिलाओं के शोषण की जिम्मेदार रही हैं। पारिवारिक तनाव, क्योंकि पुरुष बाहर के कार्यों के संपादन के लिए जिम्मेदार बनाया गया समाज द्वारा और महिला घर के कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाई गई, इसलिए परिवार का तनाव जो है वो महिलाओं को झेलना होता है। तो पारिवारिक तनाव, जो बाहरी तनाव पुरुष झेलता है, पारिवारिक तनाव महिला झेलती है, इसलिए पारिवारिक तनाव भी इसमें कारण है। नशा इसका एक बहुत बड़ा कारण है। नशा करने के बाद व्यक्ति अपने आप को शक्तिमान समझने लगता है, सारी सर्व शक्तियों का ग्राही हो जाता है, सारी शक्तियां ग्रहण कर लेता है। अपराधी के प्रति निष्क्रियता, हमारी जो एक कारण जो मुझे लगता है कि महिलाओं के प्रति अपराध का या महिलाओं की स्थिति समाज में कमजोर होने का प्रमुख कारण है, वो स्वयं महिलाओं का महिलाओं के साथ खड़े ना रहना। ये एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है। इसे हम एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग सुनिएगा, इमेजिन करना होगा इसके लिए आपको। इमेजिन कीजिए कि एक गांव है और उस गांव में एक सुनसान गली है। दोपहर के 1 बजे का समय है जब सब लोग अपने घरों में आराम करते हैं, क्योंकि गांव में अधिकांश लोग किसान हैं और ये सारे पुरुष जो हैं वो घर से बाहर किसान के कार्यों या खेती के कार्यों के लिए खेत पर हैं। गांव में एक व्यक्ति 2 व्हीलर से प्रवेश करता है। सुनसान पड़ा सा गांव है। शाम के समय बच्चे गलियों में खेला करते हैं, लेकिन अभी इस गांव में क्योंकि दोपहर बहुत कड़कड़ाती हुई धूप है, इसलिए बच्चे घर के अंदर या स्कूलों में हैं। 12-1 बजे के आसपास दोपहर में कड़कड़ाती धूप में एक व्यक्ति गांव में प्रवेश करता है और एक गली में पहुंचकर एक घर के सामने एक गाड़ी रोक लेता है। गाड़ी को स्टैंड से टिकाने के बाद वो एक घर की और नजर देखता है और उस घर का दरवाजा अंदर से लगा हुआ रहता है। जब वो उस घर के बाहर पहुंचता है तो दरवाजा खटखटाता है। 5 मिनट तक दरवाजा नहीं खुलता है। वो फिर से दरवाजा खटखटाता है। कुछ देर बाद घर का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा जैसे ही खुलता है
वो व्यक्ति पूछता है कि घर पर कौन है। उधर दूसरी तरफ से एक बड़ा सा पर्दा किए हुए एक महिला एक जवाब देती है, और वो जवाब जो है उसमें बहुत गहराई है, उसे समझिएगा। वो जवाब देती है, घर पर अभी कोई नहीं है। उसके जवाब में बहुत गहराई है, घर पर अभी कोई नहीं है, आप बाद में आइएगा। और व्यक्ति अपना जो है वो बोरिया बिस्तर लपेट करके गाड़ी पर बैठकर फिर चले जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है, गांव फिर से सुनसान है। लेकिन ये जो जवाब है, क्या है जवाब? घर पर कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये बहुत समाज को रुला देने वाला जवाब है। यहां महिला अपने स्वयं के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करना चाहती। वो ये मानती ही नहीं है कि वो इस घर की एक सदस्य है और वो इस घर में अभी वर्तमान में उपस्थित है। उसका जवाब देखिए कि घर में कोई भी नहीं है, अर्थात उसका ये मानना है कि उसका पुरुष ही इस घर में रहता है, वो इस घर में रहती ही नहीं है। तो कुल मिलाकर खुद के अधिकारों के प्रति अवेयर ना होना, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि महिलाओं के सशक्तिकरण में सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो खुद के प्रति, खुद के अधिकारों के प्रति अवेयर ना होना। अगर आपने इस बात को इमेजिन किया होगा तो शायद आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक और उदाहरण ले लेते हैं इसी को समझाने के लिए कि महिलाओं का सशक्तिकरण क्यों पूरी तरह नहीं हो पाया या हो रहा है, या महिलाओं के प्रति अपराध क्यों है। इसका एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब फिर से आपको इमेजिन करना होगा, शाम के 6 बजे हुए हैं, आसमान में थोड़ा सा अंधेरा है, एक शहरी सोसाइटी है, शहर की बात कर रहे हैं। शहर में एक सोसाइटी है, एक बिल्डिंग में 6 माले की मंजिल में 5वें माले पर एक परिवार रहता है जिसमें एक पति पत्नी और उनके एक बच्चा, एक बेटा और एक बेटी है। बेटी जो है वो लगभग 12 साल की है, लड़का जो है वो 7-8 साल का है। शाम के समय जब बच्चे अपना होमवर्क कर रहे होते हैं तो तब लड़की को याद आता है कि उसकी टीचर ने आज उसे होमवर्क के लिए एक ड्राइंग बनाने को कहा है। वो अपनी अलमारी खोलती है। घर में इस समय इस बच्ची की माता, इसके भाई और ये स्वयं होती है, पिता इसके ऑफिस या किसी कार्य के लिए बाहर होते हैं। 6 बजे जब ये अपना ड्रॉअर खोलती है तो ये देखती है कि जो कलर पेंटिंग करने के लिए कलर्स चाहिए होते हैं वो खत्म हो चुके हैं, वाटर कलर इसके खत्म हो चुके हैं। तब ये अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी मुझे आज होमवर्क में ये मिला है और मुझे कलर्स खरीदना है, क्योंकि शाम की धुलमुली सी अंधेरा होने लगा हुआ है, आसमान में जो है वो रोशनी कम होती जा रही है। अब ऐसे समय ये महिला जो जवाब देती, महिला को वो बच्ची कहती है कि मैं अभी पड़ोस की दुकान से खरीदकर कलर्स खरीद ले आती हूँ। वो खरीदने के लिए जाने ही वाली होती है, जब तक वो दरवाजे पर पहुंचती है उसकी माता आवाज लगाकर उसे रोकती है कि बेटा रुक, अपने भाई को अपने साथ ले जा। ये सेंटेंस पर गौर कीजिएगा, अपने भाई को अपने साथ ले जा, अपने साथ ले जा। वो बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी माता उसके भाई को अपने साथ भेज देती है और ये बात खत्म हो जाती है। यहां मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी माता के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है जन्म से कि ये जो 7-8 साल का लड़का है ये उसकी 11-12 साल की लड़की की रक्षा कर सकता है, इसलिए इस भाई को इस लड़की के साथ भेजा जा रहा है। इसे थोड़ा सा गहराई से जब आप समझेंगे तो महिलाओं के प्रति जो व्यवहार है वो भी एक कारण निकलेगा समाज में महिलाओं के प्रति अपराध के लिए जिम्मेदार। चलिए बहुत सारी बातें किए बिना आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने के सुझाव दे देते हैं। क्या क्या किया जाए कि महिलाओं के प्रति यह अपराध रुक जाए। सबसे बड़ा कार्य जो किया जाना चाहिए वो आर्थिक निर्भरता है। जब भी देश में किसी वर्ग के पास आर्थिक शक्ति आई है तो वह वर्ग अपने आप में सशक्त हुआ। जैसे किसान के जब पेट पे जेब में जब पैसे आए तो किसान सशक्त हुआ, दलितों के पास जब नौकरियां और पैसा आया तो वे भी सशक्त हुए।
ऐसे ही समाज में जब महिलाओं के पास आत्मनिर्भरता आर्थिक रूप से आ जाएगी, आर्थिक रूप से वे खुद का काम करने के लिए जिम्मेदार या खुद का काम चलाने के लिए जिम्मेदार हो जाएंगी, या उनकी शक्ति इतनी सशक्त हो जाएंगी कि वे अपने खुद का पालन पोषण कर सके, तो वे इन सब समस्याओं से निजात पा सकती हैं। शिक्षा, जिससे जागरूकता आती है, एक बहुत बड़ा कारण है। शिक्षा के आधार पर दंड की व्यवस्था को इतना कठोर किया जाए, इतना आसान बनाया जाए और इतना जल्दी त्वरित किया जाए। 3 बातें बोली, इतना कठोर बनाया जाना चाहिए कि कोई ऐसा अपराध करने से बचे, इतना त्वरित बनाया जाना चाहिए, और साथ में इतना अच्छा या स्वरूप उसका वैसा हो कि हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो सके, हर एक वर्ग को प्राप्त हो सके, जिससे भी समाज में इन अपराधों को रोका जा सकता है। महिला न्यायालयों की स्थापना की जा सकती है, महिला जजों का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा सकते हैं, कानूनी सहायता एवं परामर्श को पूरी तरह निःशुल्क किया जा सकता है, महिला संगठनों का निर्माण किया जा सकता है हर एक क्षेत्र में। वैचारिक परिवर्तन सबसे बड़ा कार्य है, जिसके करने से समाज में अनेक अपराध रुक जाएंगे। मनुष्य की मनोवृत्ति में, उसकी मानसिकता में जब परिवर्तन होगा तो सारे अपराध अपने आप रुकने लगेंगे। और आगे बढ़ते हैं, घरेलू हिंसा, जो कि सिलेबस में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में हमें दिया गया है, इसकी बात कर लेते हैं। हमारा मूल टॉपिक था महिलाओं के प्रति अपराध, वो हमने पढ़ लिया है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से अपराध होते हैं, हर एक अपराध की डिटेल परिभाषा पढ़ ली हमने, परिवारों को इनके कारण क्या है और इनको रोकने के सुझाव क्या है, ये सब हमने पढ़ा। अब हम महिला के साथ होने वाला एक मूल अपराध घरेलू हिंसा, ये डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं। क्या घरेलू हिंसा में वह हिंसा आती है जो महिलाओं के निकट रिश्तेदारों जैसे माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, देवर, ननद भाभी या परिवार के किसी भी सदस्य तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार जो नारी को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचाता है, वे सब हिंसा की कैटेगरी में, हिंसा की श्रेणी में आते हैं। सीधे तौर पर अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि किसी विवाहित महिला के पुरुष द्वारा महिला को पहुंचाई जाने वाली चोट या आघात को हम घरेलू हिंसा कहते हैं, तो इसे थोड़ा सा और विकसित कीजिए। किसी भी महिला को शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक आधार पर आघात पहुंचाना, जो कि किसी भी व्यक्ति द्वारा हो सकता है, वो सास ससुर द्वारा हो सकता है, ननद भाभी द्वारा हो सकता है, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी महिला को ये तीनों में से कोई एक आघात पहुंचाना या चोट पहुंचाना ही घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आता है। थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं इसे, और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। महिलाओं को घरेलू हिंसा के संरक्षण दिए जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया गया, जो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। ये तारीख आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 26 जनवरी हम याद रखते हैं, ऐसा 26 अक्टूबर 2006 याद रख लीजिए। इस अधिनियम के अनुसार घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक के साथ साथ, मतलब शरीर को चोट पहुंचाने के साथ साथ क्या, भावनात्मक, लैंगिक, मौखिक और आर्थिक उत्पीड़न, अर्थात कुल मिलाकर 5 प्रकार का उत्पीड़न शामिल कर लिया गया है। भावनात्मकता को शामिल किया गया, भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई, लैंगिक रूप से यौन संबंध बनाने से संबंधित, मौखिक रूप से एवं आर्थिक रूप से अगर आपने उसे किसी प्रकार की हानि पहुंचाई, तो इन 5 प्रकारों को, या आपकी परिभाषा में ये 5 शब्द आने चाहिए, किसी भी महिला को उसके परिवार के किसी सदस्य, पति, सास ससुर, कोई भी हो, के द्वारा शारीरिक, मौखिक, लैंगिक, भावनात्मक और आर्थिक क्षति, हानि, आघात पहुंचाना ही घरेलू हिंसा है। इस परिभाषा से या इस कानून से इसकी परिभाषा में और ज्यादा वृद्धि हो गई। अब 5 ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर हम घरेलू हिंसा को समझ सकते हैं, या किसी भी महिला के साथ इनमें से कोई एक अपराध होना या उसको क्षति पहुंचाना क्या कहलाएगा, घरेलू हिंसा कहलाता है। अधिनियम 2005 की धारा 3 के अनुसार हिंसा के प्रकार बताए गए हैं, वो भी आप याद रखें। पहला शारीरिक हिंसा,
जिसमें मारपीट करना, लात मारना, धक्का देना, थप्पड़ मारना, कुछ भी शरीर से कोई क्षति पहुंचाना, सब शारीरिक हिंसा में आता है। लैंगिक हिंसा में उत्पीड़न आता है, शारीरिक संपर्क बनाने के लिए मजबूर करना, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई परेशानी, अश्लील साहित्य दिखाना, देखने के लिए मजबूर करना, या किसी प्रकार का शारीरिक संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती करना, सब कुछ लैंगिक अपराध में आता है। मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा में अपमान करना, अपशब्द कहना, पुत्र पैदा करने के लिए प्रताड़ित करना या संतान को जन्म ना देने से रोकना, दहेज के लिए परेशान करना, नौकरी छोड़ने के लिए कहना, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए रोकना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, माता पिता अगर उनकी बेटी को, घर की बेटी को जो कि वृद्ध वयस्क हो चुकी है, मतलब वृद्ध माता पिता द्वारा वयस्क लड़की को अपने पसंद के लड़के से शादी करने के लिए रोकना भी घरेलू हिंसा की पृष्ठभूमि में आता है। ऐसे ही आर्थिक हिंसा में क्या क्या चीजें शामिल है? आर्थिक हिंसा में रोजगार न करने देना, रोजगार करने में बाधा पहुंचाना, वेतन छीन लेना, इस प्रकार का कोई भी आर्थिक क्षति पहुंचाना भी घरेलू हिंसा की पृष्ठभूमि में आता है। आपको याद रखना है, ये 4 प्रकार की जो हिंसाएं हैं वो इस कानून में परिभाषित की गई हैं कि ये सब घरेलू हिंसा कहलाएंगी भैया। और आगे बढ़ते हैं। अधिनियम में इस धारा के अनुसार हिंसा के जो प्रकार बताए गए हैं उसमें अलग अलग समय पर कोर्ट ने भी कुछ इंटरप्रिटेशंस या कानून के कुछ व्याख्याएं की हैं, उसमें कुछ चीजें शामिल है। जैसे यौन हिंसा में उन्होंने यौन हिंसा की कार्रवाई में उन्होंने जबरदस्ती यौन संबंध बनाने को भी शामिल किया, यौन क्रियाएं करने के लिए बाध्य करना या किसी और से संबंध बनाने के लिए बाध्य करने को भी शामिल कर लिया। ऐसे ही कानूनी दुर्व्यवहार शब्द भी जोड़ा गया। इसमें किसी को डराना, कानून के आधार पर शोषण करना या शक्तिहीन करने के लिए कानून व्यवस्था का उपयोग करना भी शोषण कहलाएगा। भावनात्मक दुर्व्यवहार में परिवार तथा समाज से अलग थलग करना अथवा भयभीत करना, डराना, इन सब चीजों को भी हिंसा के एक स्वरूप में कोर्ट द्वारा या न्यायालय द्वारा परिभाषित करते हुए शामिल किया गया है। मनोवैज्ञानिक रूप से जिस व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उस पर उस व्यवहार का आरोप लगाना। तो यहाँ एक बात और समझनी कि आरोप लगाना, ऐसी चीजों को भी इस दुर्व्यवहार में या हिंसा में शामिल किया गया है। आपको एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ हमने जो बातें की वो न्यायालय द्वारा बाद में परिभाषित करते हुए जोड़ी गई। वहां जो हमने बातें की थी वो कानून में मूल रूप से उपलब्ध थी। और आगे बढ़ते हैं। हिंसा के कारण क्या है कि भैया घरेलू हिंसा होती क्यों है, हमारे भारत में क्यों होती है, ये कारण क्या है? इसका कारण है पुरुष प्रधान समाज होना, स्त्रियों में शिक्षा का अभाव होना और अपने अधिकारों की जानकारी ना होना है। दोनों बातें अलग अलग है लेकिन मैंने एक साथ लिख रखी ताकि याद करने में आसानी रहे। नशा व शराब खोरी, ये भी इसका कारण है। सामाजिक कुप्रथाएं जैसे दहेज प्रथा, जैसे बाल विवाह, ये भी इसके लिए जिम्मेदार है। हिंसा के विरुद्ध प्रतिक्रिया ना होना, जब किसी महिला को, एक मूवी आई थी थप्पड़, ये थप्पड़ मूवी में दिखाया गया कि एक महिला शादी करके अपने ससुराल जाती है और उसका पति उसे एक थप्पड़ टिकाता है, वो उसी दिन कोर्ट चली जाती है और उसके बाद जिंदगी में उसके साथ कभी कोई समस्या नहीं होती है। क्योंकि हमारी समाज में अपराध जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो पहले ही दिन जब आपके ऊपर हाथ उठाया गया उसी दिन अगर प्रतिक्रिया दे दी होती तो शायद ये दिन ना देखने को होता। आर्थिक निर्भरता, महिलाओं की निम्न सामाजिक स्थिति, ये सब कारण हैं जो महिलाओं के साथ होने वाले घरेलू हिंसा का आधार बनते हैं और घरेलू हिंसा का कारण है। याद रखिएगा, ये बहुत आसान है। और आगे बढ़ते हैं। समाज में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो वो सब कारण को उल्टा कर दो, शिक्षा दे दो, आर्थिक आत्मनिर्भर बना दो, समाज में उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर दो, ऐसा सब कुछ उल्टा करना है। महिलाओं को साक्षरता द्वारा कानून का प्रभावी क्रियान्वयन करना, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को कड़ाई से लागू कर देना, समाज के दृष्टिकोण में सुधार करना, मनोवृत्ति में परिवर्तन करना, जागरूकता कार्यक्रम लाना, सामाजिक कुप्रथाओं का अंत करना और उन पर कठोर प्रतिबंध लगा देना, इन सब से समाज में इन अपराधों को रोका जा सकता है। 2022 में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की विभिन्न श्रेणियां दर्ज की गई। 30,900 अपराध जो हैं
वो घरेलू हिंसा के मामले दर्ज किए गए। 23% जो है टोटल मामलों में 23% केस जो है वो घरेलू हिंसा के थे। यह आंकड़ा भी याद रखिएगा ताकि घरेलू हिंसा को आप अच्छे से प्रेजेंट कर सको। मैं एक और आंकड़ा बता देता हूं, महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो मूल टॉपिक है उस पर एक रिपोर्ट आई एनसीआरबी की। मध्य प्रदेश भारत में जो एनसीआरबी है वो आंकड़े कलेक्ट करके हर साल रिपोर्ट प्रकाशित करता है। 2022 उसकी अंतिम रिपोर्ट है जो दिसंबर 2023 में आई और उसके अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध कुल संख्या कितनी थी? कुल 4,45,256 अपराध रजिस्टर्ड किए गए, मामले दर्ज किए गए, जो 2021 की तुलना में 4% अधिक है। अर्थात 4% अपराध जो है वो महिलाओं के साथ बढ़ गए। बहुत गलत है ये, समाज में महिलाओं के साथ अपराधों का दायरा बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे डाटा से और इन अपराधों में भी अगर देखा जाए तो 23% अपराध केवल और केवल घरेलू हिंसा से जुड़े हुए हैं, या कुल अपराधों का 23% हिस्सा घरेलू हिंसा के किसी न किसी रूप को प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट। महिलाओं से के इस टॉपिक को हमने अच्छे से पढ़ा। सबसे पहले महिलाओं के प्रति अपराधों को पढ़ा, फिर घरेलू हिंसा को हमने अलग से डिस्क्राइब कर लिया। 2 नंबर के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में कौन कौन से हैं? घरेलू हिंसा किसे कहते हैं? दहेज प्रथा से क्या आशय है? ऑनर किलिंग क्या है? कन्या भ्रूण हत्या किसे कहते हैं? बाल विवाह क्या है? ऐसे परिभाषिक शब्दावलियां आपसे 2 नंबर में पूछी जा सकती हैं। ऐसे ही 7 नंबर में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध का वर्णन कीजिए, विरुद्ध अपराधों को हिंसा के प्रकारों का वर्णन कीजिए, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों का प्रमुख कारण बताइए, घरेलू हिंसा क्या है इसके प्रकार बताइए, ऑनर किलिंग के मामले की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को के कारण समझाइए। ऐसे कुछ प्रश्न आपसे हो सकते हैं। और ऐसे ही 10 नंबर में भी कुछ सामान्य प्रश्न, जैसे महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का विस्तार से वर्णन करो, घरेलू हिंसा के कारण को विस्तार से बताओ, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को समाप्त करने के लिए सुझाव दे दो, दहेज प्रथा से आप क्या समझते हैं, इसके कारण और दुष्प्रभाव बताओ। ऐसे कुछ कॉमन प्रश्न आ सकते हैं। हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। हमने जिस टॉपिक में जितना आ सकता है उसी को पढ़ना है, क्योंकि जिस टॉपिक में जितना आ सकता है उतना पढ़ने से या उतना ही पढ़ने से आप आसानी से अपने सिलेबस को खत्म कर सकते हैं जल्दी से। हमें इसे रिकॉल भी करना होगा, इसके बाद आंसर राइटिंग का एक सेशन भी करना होगा, बहुत सारा कुछ करना है। इसलिए खूब सारा इकट्ठा करने पर फोकस करने की बजाय जो सिलेबस में दिया हुआ है मूल रूप से उस पर फोकस कीजिए। उम्मीद है ये टॉपिक आप सब लोगों को समझ आया होगा। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आप कमेंट करते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मुश्किल से 2 या 3 टॉपिक बचे हैं इस यूनिट के। 3 टॉपिक के बाद ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। थोड़ी सी व्यक्तिगत प्रशासनिक कार्यों के कारण मुझे शहर से बाहर जाना है, इसलिए मैं एक दिन क्लास नहीं ले पाऊंगा। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।